आज हम लोग चैप्टर 5 का नया टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हम समझते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट है क्या। वैसे नाम ही बता रहा प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब प्रोसेस को मैनेज करेगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट है क्या? तो प्रोसेस मैनेजमेंट को प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत अधिकतम कार्यों का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन किया जाता है। यानी मेन उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यों का निष्पादन हो सके। जैसे प्रक्रिया शेड्यूलिंग, यानी हम प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करते हैं। डेडलॉक का प्रबंधन, हम देखेंगे डेडलॉक क्या होता है। कभी कभी हम रिसोर्स की कमी होती है और हमें काम करना होता है और एक ही रिसोर्स और एक से अधिक लोग उसको चाहने लगते हैं, तब वहां डेडलॉक की स्थिति आती है। तो डेडलॉक की स्थिति से बच सके इसका भी प्रबंधन किया जाता है, जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ डेडलॉक। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भौतिक प्रक्रिया यानी फिजिकल प्रोसेस का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किया जाता है। अर्थात प्रक्रियाओं या कार्यों के लिए प्रोसेसर का आवंटन, यानी प्रोसेसर तो एक है और कार्य तो कई हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो एक ही प्रोसेसर कैसे वर्क को तेजी के साथ निपटाए, इस पूरे के पूरे वर्क को करना, एलोकेट करना ही क्या कहलाता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो एक प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस में अनुदेशों इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है? समूह या ग्रुप होता है, जिससे प्रक्रिया कोड यानी प्रोसेस कोड भी कहते हैं। आगे एक प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रक्रिया प्रबंधन, किसके प्रबंधन की बात कर रहे हैं? प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य फंक्शन से जुड़ी निम्न अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स हैं। इस कार्य को करने के लिए कई अवधारणाएं हैं, कई कॉन्सेप्ट हैं कि किस तरह से कार्य को डिवाइड करेंगे, किस प्रकार से कार्य को एलोकेट करेंगे। तो हम देखते हैं प्रक्रिया अवस्था यानी प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस की स्टेट होता है, कौन कौन सी स्टेट होती है अगर हम बात करें तो यानी प्रक्रिया अवस्था को किसी विशेष समय टाइम प्रोसेस की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, टाइम के अनुसार किस टाइम पे वो कहां पर है। अगर हम प्रोसेस अवस्था की बात करते हैं यानी प्रोसेस स्टेट की बात करते हैं तो प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति को परिभाषित यानी डिफाइन करता है। स्टेट कई स्टेट होते हैं, प्रोसेस कोई स्टेट, जैसे हम रीड, रेडी, रनिंग, अभी आप इस सबको देखेंगे। प्रचालन तंत्र की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में मूल रूप से यानी अगर मेन प्रक्रिया की बात करें तो 7 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7। इसको ध्यान रखिएगा। अगर कहीं कोई पूछे कि प्रक्रिया कितनी अवस्थाएं होती है, प्रोसेस कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप क्या बताएंगे? क्या आपका आंसर होगा? 7। प्रक्रिया कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7 अवस्थाएं। अब उन 7 अवस्थाओं को हम देखते हैं और समझते हैं। जब भी कोई चीज नया स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यू। तो सेम हम अगर प्रोसेस की बात करें तो नया होगा। दूसरा रेडी, रेडी का मतलब वो प्रोसेस रेडी अवस्था में, मतलब अब होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। वेटिंग, किस चीज को वेट करेगा? एग्जीक्यूट होने के लिए। और एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है? टर्मिनेट, या हम सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और या एग्जीक्यूट होने के बाद आपका ब्लॉक्ड हो जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है और दोबारा आपका ये रेडी क्यू में पहुंच जाता है। तो हम देख सकते हैं एक न्यू, दूसरा रेडी, तीसरा वेट, चौथा एग्जीक्यूट, पांचवां सस्पेंड, छठा ब्लॉक और 7वां टर्मिनेटेड। तो प्रोसेस की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितनी होती हैं? 7। देखा, न्यू, रेडी, वेटिंग, एग्जीक्यूट, ब्लॉक्ड, सस्पेंड एंड टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड मतलब एकदम से प्रोसेस का खत्म हो जाना क्या कहलाएगा? टर्मिनेट। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रोसेस 7 अवस्थाएं होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रोसेस कॉन्सेप्ट है क्या, प्रोसेस किस प्रकार से होता है।
तो किसी प्रोग्राम को निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करने की अवस्था को प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस कहते हैं। एक प्रोसेसर को कई प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस के मध्य शेड्यूलिंग नीति, शेड्यूलिंग पॉलिसी द्वारा साझा या शेयर किया जा सकता है। जैसे कि हम सभी लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग के कई काम हैं तो हम लोग शेड्यूलिंग कर लेते हैं, भाई पहले ये काम करेंगे फिर ये काम करेंगे, इस तरह से हम अपने डेली रूटीन की शेड्यूलिंग करते हैं। सेम उसी प्रकार प्रोसेसर भी शेड्यूलिंग करता है कि उसे वर्क अलॉट हो गए हैं तो काम को किस प्रकार वो निष्पादित करेगा, कंप्लीट करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रक्रिया शेड्यूलिंग यानी प्रोसेस शेड्यूलिंग की अगर हम लोग जो बात कर रहे थे, तो प्रक्रिया शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग की प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट की गतिविधि, एक्टिविटी होती है। ठीक है, आगे जो सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, सीपीयू में चल रही प्रक्रिया या प्रोसेस को हटाने, रिमूव करना तथा एक विशेष रणनीति, स्ट्रेटजी के आधार पर किसी अन्य प्रक्रिया के चयन का प्रबंधन करना। मतलब जैसे सपोज कि कोई आप वर्क कर रहे हो और कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर काम को रोक दोगे, सस्पेंड कर दोगे और दूसरा काम करने लगोगे। तो जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं, सेम उसी प्रकार सीपीयू यानी प्रोसेसर भी करता है कि अगर सपोज कोई काम हो रहा है और कोई दूसरा भी वर्क आ गया तो उसकी प्रायोरिटी सेट होती है, किस काम की कौन सी प्रायोरिटी है। जिस काम की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है वो पहले किया जाता है और दूसरे काम को वो थोड़ी देर के लिए रोक देता है। सेम उसी काम को, उसी चीज को यहां बताया जा रहा है जिसका नाम है शेड्यूलिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ कई प्रोग्राम को वर्क करना। प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भाग होता है। इस प्रकार प्रचालन तंत्र एक समय में एट अ टाइम एक से अधिक प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी एक समय में मल्टीपल टास्क, पहले इसमें टाइम से अधिक होता है कि पहले इस पे किस तरह से वो वर्क को परफॉर्म करेगा, इस सब चीज को देखते हैं। लोड करने की अनुमति प्रदान करना, यानी भाई प्रोसेस होगा तो पहले लोड किया जाएगा, उस चीज को भी ये मैनेज करता है। अब आगे देखते हैं शेड्यूलिंग कि शेड्यूलिंग में कैसे एक चीज करता है। क्यू, हम समझ रहे हैं कि जब हमारे पास एक से अधिक काम हैं तो हम क्या करेंगे, क्यू करेंगे। देखिए दो चीजें होती हैं, लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में क्यू, एक स्टैक का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। क्यू का मतलब होता है जैसे क्यू में कतार में आप लगते हो तो जो व्यक्ति पहले लगता है उसका काम पहले किया जाता है। बिल्कुल, आप दूध लेने जाते हो तो वहां क्यू लगता है, या रेलवे रिजर्वेशन में टिकट लेने गए तो वहां क्यू लगता है। तो क्यू क्या है, क्यू एक कतार है। किस चीज की कतार है, वर्क की कतार है, प्रोसेस की कतार है। यानी कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेस है तो वो क्यू में लगते हैं, और वो क्यू किस प्रकार एग्जीक्यूट होता है इस चीज को हम देखते हैं। तो प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न प्रक्रिया शेड्यूलिंग यानी प्रोसेस शेड्यूलिंग को बनाता है। तो क्या है, पहला है जॉब्स क्यू, क्या करेगा, जॉब की क्यू बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रणाली यानी इस सिस्टम के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं प्रोसेस को संचालित किया जाता है। तो पहला हो गया जॉब क्यू। दूसरा रेडी क्यू, रेडी मतलब बस काम के लिए तैयार है, रेडी। इसके अंतर्गत मुख्य स्मृति मतलब मेन मेमोरी में रहने वाली सभी प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस समूह सेट तैयार अवस्था, रेडी अवस्था में रहता है। भाई मेन मेमोरी में जो भी प्रोसेस रहेगा रेडी रहेगा कि तुरंत क्या होना है, एग्जीक्यूट हो जाना है। ठीक है, रेडी में रहता है तथा निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन का इंतजार करता रहता है, बस ऑर्डर हो और हम चल दें। इस श्रेणी यानी क्यू में हमेशा नई प्रक्रिया प्रोसेस को प्रविष्ट इंटर किया जाता है। भाई जो प्रक्रिया चल रही है तो चली रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, हमेशा नए प्रोसेस की बात करते हैं। तो हमने देखा कि पहला हमने देखा कि एक जॉब क्यू होगा कि जॉब क्यू मतलब कौन कौन से काम होंगे। दूसरा रेडी क्यू मतलब अब कौन सा प्रोसेस वर्क करने के लिए जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइस क्यू, नाम ही है डिवाइस की क्यू। डिवाइस में क्या क्या हमारे पास डिवाइसेस हैं, एक है इनपुट और दूसरा आउटपुट। तो डिवाइस क्यू में इनपुट आउटपुट की बात करें कि अनुपलब्धता, अनअवेलेबिलिटी, मतलब सपोज प्रिंटर को प्रिंट आउट निकालना है लेकिन ऑलरेडी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल रहा है, कीबोर्ड से कुछ इनपुट करना है लेकिन ऑलरेडी कुछ हम कीइंग कर रहे हैं, तो इसके कारण जो ब्लॉक्ड होने वाली प्रक्रिया प्रोसेस को इस श्रेणी में
क्यू में अंतर्गत रखा, जैसे रेडी है लेकिन अगर वो इनपुट आउटपुट नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, ब्लॉक वाले स्टेट में रख देंगे। कहां रख देंगे, ब्लॉक वाले स्टेट में रख देंगे। जैसे ये जॉब क्यू है, ठीक है, जॉब के बाद रेडी क्यू, रेडी क्यू के बाद आपका कहां जाना, सीपीयू में जाना, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाना है। और ये आपका काम हो गया, काम हो गया तो ठीक है। और पर्टिकुलर ये क्या है आपका इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू, ये तब तक इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में रहेगा जब तक इनपुट आउटपुट आपको अवेलेबल अवस्था में मिल नहीं जाता, रेडी अवस्था मिल नहीं जाता, तब तक वो ये वहां पे रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक सीढ़ी यानी क्यू की बात कर रहे हैं, प्रत्येक क्यू का प्रबंधन मैनेजमेंट करने के लिए विभिन्न नीतियां, पॉलिसी, यहां पर वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या बनाई गई, पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी का उपयोग करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर, शेड्यूल को शेड्यूलिंग का काम शेड्यूलर करता है, शेड्यूलर का नाम ही है कि शेड्यूल करेगा। शेड्यूलर निर्धारित करता है, तैयार करता है और चलने वाली यानी किसको, रनिंग स्टेट के मध्य प्रक्रिया प्रोसेस को कैसे स्थानांतरित यानी किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, जिसे सिस्टम में प्रति प्रोसेसर कोर यानी प्रोसेसर कोर में केवल एक प्रक्रिया की प्रविष्टि इंट्री हो सके। चूंकि प्रोसेसर है वो एक समय में कोई एक ही प्रोसेस करेगा, तो इस बात का निर्धारण किया जाएगा शेड्यूलर के माध्यम से। ठीक है, अगर हम शेड्यूलर की बात करें, शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलर समझते हैं। शेड्यूलर विशेष प्रणाली सॉफ्टवेयर, यानी ये क्या है, ये स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर। शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलर इज अ स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, अगर इसके हम काम की बात करें तो जो विभिन्न तरीकों से प्रक्रिया प्रोसेस का निर्धारण को संभालता है। क्या संभालता है, विभिन्न प्रक्रिया यानी प्रोसेस के निर्धारण की, कौन प्रोसेस कैसे होगा। शेड्यूलर 3 प्रकार के होते हैं। अगर शेड्यूलर के टाइप की बात करें, शेड्यूलर कितने प्रकार के होते हैं, शेड्यूलर 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं, पहला एक दीर्घकालीन शेड्यूलिंग, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। नाम से पता है लॉन्ग टर्म मतलब जिसमें ज्यादा समय लगेगा उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म। इसे जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना था, किस नाम से जानते हैं, जॉब शेड्यूलर के नाम से जानते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि कौन से प्रोग्राम की वो प्रक्रिया प्रोसेस के लिए सिस्टम में चयनित किया जाएगा, मतलब किसको चयनित करेंगे। यह श्रेणी क्यू से प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस का चयन, प्रोसेस का क्या करता है, चयन करता है, सिलेक्शन करता है और उन्हें निष्पादन एग्जीक्यूट करने के लिए स्मृति यानी मेमोरी में लोड करता है। क्या करता है, इसे मेमोरी में लोड करता है। हम लोग लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग के बारे में देखेंगे, दीर्घकालीन और अल्पकालीन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग कैसे होता है, किस प्रकार से काम करता है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो अगर जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, स्पेशल प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं जो शेड्यूलिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी ये रेडी क्यू, रेडी क्यू क्या है, एक प्रकार का क्यू, इस प्रकार क्यू जहां पर वो प्रोसेस रखे जाते हैं जो तुरंत सीपीयू में भेजे जाने हो। उसके बाद रेडी क्यू के बाद जो सीपीयू में जाने के पहले शॉर्ट टर्म, यहां पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, उसको देखते हैं कि किस वर्क को हम किस प्रकार से भेज सकते हैं। अब यहां पे ये तो सीपीयू है, सीपीयू में कोई वर्क गया, अब सब सीपीयू के पास तो काम आ गया। लेकिन अगर सपोज दैट कुछ ऐसा वर्क चाहिए जो इनपुट और आउटपुट, सीपीयू ने कहा प्रिंट आउट निकालना है, अब उसने प्रिंट आउट के लिए प्रिंटर के पास भेजा, लेकिन अब प्रिंटर अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तब उसको प्रिंटर, जो आपने प्रिंटर का जॉब होगा उसे इनपुट आउटपुट क्यू में भेज देंगे। कहां भेजें, जब इनपुट आउटपुट क्यू में रहेगा, जब इनपुट आउटपुट अवेलेबल रहेगा तो वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का डायग्राम देखते हैं। आगे हम इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे किस प्रकार से काम करता है। तो देखते हैं, तो जैसे अल्पकालीन शेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, नाम से ही पता है शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए, तो इसे सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सीपीयू शेड्यूलर। क्योंकि सीपीयू में जाना है, सीपीयू शेड्यूलिंग होनी है, इसलिए इसे सीपीयू शेड्यूलिंग भी कहते हैं। इसका उद्देश्य, अगर इसका उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मापदंडों यानी स्टैंडर्ड द्वारा
चुने गए समूह के अनुसार सिस्टम यानी सिस्टम का परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, यानी इस तरह से काम करना है ये सिस्टम तेजी के साथ काम कर सके। ठीक है, तो ये अल्पकालीन शेड्यूलिंग यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, ये क्या है, ये प्रोसेसर के लिए, सीपीयू के लिए है। दूसरा है मध्यकालीन शेड्यूलिंग, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग की बात करते हैं। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग क्या है, मध्यकालिक मीडियम शेड्यूलिंग की बात करें तो इससे स्वैपिंग होता है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कहा स्वैप, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहले स्थान, यानी मेमोरी परिवर्तन को स्वैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। तो स्वैपिंग का एक भाग है, यह स्मृति यानी मेमोरी से प्रक्रियाओं प्रोसेस को हटा देता है, यानी जो प्रक्रिया हो गई उनको वहां से क्या कर देता है, हटा देता है। आगे देखते हैं, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। आप समझिए एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम आप कोई काम किस प्रकार करते हैं उसे जो स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, दैट इज नोन एज ए एल्गोरिथम। ठीक है, वैसे इंग्लिश से बोलते हैं सिंपल इंग्लिश, अगर कोई भी काम को हम सिंपल इंग्लिश में लिखें तो दैट इज द एल्गोरिथम। तो यहां 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम शेड्यूलिंग की बात करें, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करें तो 5। ये 5 कौन से? पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, मतलब एकदम सिंपल सा है कि जो काम पहले आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग, जो काम पहले आएगा उसको हम पहले करेंगे। बिल्कुल सही। तो फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग जिसे FCFS भी कहते हैं, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। एक प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाओं को शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और नेटवर्क राउटिंग प्रबंधन, नेटवर्क राउटिंग भी करता है, जो स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से कतारबद्ध मतलब क्यूड अनुरोधों, रिक्वेस्ट और प्रक्रियाओं या प्रोसेस को उनके आगमन के आदेश कमांड द्वारा निष्पादित एग्जीक्यूट करता है। मतलब जिस क्रम से जो आए, जो प्रोसेस जिस क्रम से आए वो उसी क्रम से उस प्रोसेस को निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करेगा। कि किसका काम होता है, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। ठीक है, बहुत ही इजी है और ये बहुत कॉमन है कि भाई जो पहले आएगा उसका काम पहले किया जाएगा। ठीक, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए, ये न्यू प्रोसेस है, ये क्यू में आया। ठीक है, ये क्यू में आया। तो अब जो प्रोसेस पहले आएगा, सपोज इट क्यू में पहले ही आया, तो इसको हम फर्स्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस, इसको हम पहले भेज देंगे। ठीक है, जैसा काम हो गया इसको रिलीज करके एग्जिट कर देंगे। अगर हमें इन प्रोसेस तो आ गया, लेकिन जो हमारा इनपुट आउटपुट एरिया है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इनपुट आउटपुट इवेंट वेटिंग, मतलब देखिए प्रोसेसर की स्पीड हमारे इनपुट और आउटपुट की स्पीड से ज्यादा तेज होती है। जैसे आपने कंट्रोल P दबाया तो प्रिंटर के पास चला गया, लेकिन आपने कहा 100 पेज आपने प्रिंट के दे दिए, लेकिन अब सीपीयू ने तो 100 पेज को तुरंत प्रोसेस कर दिया, 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस कर दिया, लेकिन जो प्रिंटर है उसकी स्पीड तो स्लो है, तो वो तो एक साथ 100 पेज तो प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएगा, उस टाइम लेगा। ठीक है, तो उस टाइम में क्या करेंगे, तो हम उसका एक इनपुट वेटिंग एरिया होगा, वहां पर ये वेट करेगा। तो ये इनपुट या आउटपुट इंसर्ट इनटू फ्रंट ऑफ द क्यू, यहां की बात कर रहे हैं कि उसके फ्रंट में इनपुट होगा। आगे फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग हमने डायग्राम से देखा भी और समझने में आसान भी है, और अपने दिनचर्या में इसका उपयोग भी करते हैं और कहते भी जो पहले आएगा हम उसका काम पहले करेंगे। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे यहां पे ये शेड्यूलिंग है, इसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग। दूसरा है, ये बड़ा अच्छा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। मतलब हमारे पास कई काम हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा काम सबसे छोटा होगा, सबसे कम समय का होगा, पहले उसको कर लेंगे। अगर हमको कई काम करने हैं तो हम कहते हैं भैया ये काम में कम समय लगना, तो इस काम को हम पहले कर लें। उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर फॉलो किया गया, देखते हैं। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के अंतर्गत जिस प्रक्रिया यानी प्रोसेस में न्यूनतम मिनिमम समय लगता है, प्रोसेस में मिनिमम समय लगता है, उसे पहले निष्पादित किया जाता है। सबसे पहले आपके पास कई काम आ गया, आपने देखा कि ये काम आपको लगा यार ये वाला काम बहुत कम समय का है, तो पहले इसे ही कर डालो। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आधार पे ये है। यह शेड्यूलिंग प्रतीक्षा समय वेटिंग टाइम को कम करने का सबसे अच्छा
तरीका। भाई कम समय में लगेगा तो प्रतीक्षा भी कम करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, न्यू प्रोसेस एडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग टाइम, यानी जो सबसे कम समय का होगा उसको पहले कर देंगे और जो उसके बाद समय का हो उसके बाद। फर्स्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस एंड लीस्ट टाइम। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनपुट आउटपुट में समय भी कम लगेगा और ये प्रोसेस भी हो जाए। हम लोग शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का उपयोग बैच प्रणाली यानी बैच सिस्टम में भी किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक है नॉन प्रिमिटिव और दूसरा है प्रिमिटिव। अब हम समझते हैं कि नॉन प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव क्या है। तो अगर हम बात करें राउंड रोबिन शेड्यूलिंग की, तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हमारा प्रीइमिटिव, ठीक है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग प्रीइमिटिव है, जिसमें प्रत्येक प्रक्रिया प्रोसेस को चक्री, यहां पे साइकिल आप देखेंगे ये साइक्लिक वे से निष्पादित किया जाता है। किस वे से निष्पादित करते हैं, साइक्लिक वे से निष्पादित किया जाता है। इसमें प्रत्येक प्रक्रिया यानी प्रोसेस को समान समय एवं भागों में बांटकर, ठीक है, इनमें डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते उसमें देखते हैं कि शॉर्टेस्ट भी रहे और ऐसा ना है कि अगर कई लंबा प्रोसेस तो उसको कई पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। देखते हैं जैसे यहां आपका न्यू प्रोसेस ऐड हुआ, ठीक, तो क्रम तो वही होगा फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग के आधार पे, लेकिन जैसे यहां पे ये पहुंचा तो फर्स्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू टाइम स्लाइस, टाइम वाइज इसको डिवाइड कर लिया गया, ठीक है, जो टाइम कम समय लगेगा उसको पहले। अब वो रन कर रहा है लेकिन पूरा रन नहीं हो पाया, तो इनपुट आउटपुट इवेंट या वेटिंग एरिया में वो रहेगा, तब तक रहेगा, फिर वो आपका क्या होगा, ठीक है, फिर वो आपका क्यू में जाएगा और फिर जाएगा। तो इस तरह से एक क्या बन जाएगी, साइकिल बन जाएगी, और जब पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा एग्जिट। इसे बोलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, यानी इसमें FCFS भी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी है, और इसमें शॉर्टेस्ट जॉब भी है। तो यानी दोनों चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन किया गया। नेक्स्ट बोलते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी मतलब हमने कहा कि आपके पास कई काम है, तो आप उस काम को पहले करो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यानी प्रोसेस यानी प्राथमिकता, ठीक है, पर आधारित है। यह अनुसूचक यानी शेड्यूलर कार्य को उसकी प्राथमिकता के अनुसार चयनित करता है, मतलब उसकी प्रायोरिटी किसकी है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले करेगा। और अन्य प्रक्रियाओं यानी अन्य प्रोसेसेस की बात करें तुलना में सबसे अधिक, जिसकी अधिक प्राथमिकता प्रायोरिटी है वाली प्रक्रिया को निष्पादित करता है। यानी 2-3 काम आपके पास आ गए, तो जिस काम की प्रायोरिटी ज्यादा हाई होगी हम क्या करेंगे, पहले उस काम को करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग मतलब कि क्यू भी है और कई लेवल वाइज है। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस में बात करें तो इसमें स्थायी परमानेंटली रूप से एक कतार क्यू होती है, जो आमतौर जनरली पर प्रक्रिया प्रोसेस के गुणों यानी प्रॉपर्टी पर आधारित होती है। यानी किस पे आधारित होती है, प्रॉपर्टी पे होती है। जैसे मेमोरी का आकार, अब हम देखते हैं कि भाई मेमोरी का आकार किसमें कम या ज्यादा है, प्रोसेस का प्रकार यानी टाइप, तथा प्रक्रिया यानी प्रोसेस की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी की हम बात करते हैं। इसमें प्रत्येक कतार यानी क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। क्या होता है, क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि वो किस प्रकार शेड्यूलिंग करेगा, इस बात का पूरा उसमें एक तरह से प्रोग्रामिंग रहती है, ठीक है, कि हम काम को कैसे कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को देखते हैं। डायग्राम समझते हैं। तो ये क्यू है, Q1, Q2, Q3। अब हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, तो Q1 हाई प्रायोरिटी पे है तो हम पहले इसको चलाएंगे, उसके बाद Q2 नेक्स्ट है फिर उसको चलाएंगे, Q3 उसको चलाएंगे। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हमने देखा कि क्यू वाइज हम लेवल बनाते हैं और जिस क्यू की प्रायोरिटी ज्यादा हाई रहती है उसको हम पहले रन कराते हैं।